लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन। ओके फाइन। सी हियर, सबसे पहले हमें जैसे AWS अकाउंट लॉगिन करना होगा तो हम सबसे पहले AWS कंसोल लॉगिन सर्च करेंगे। देन आफ्टर हम लोग जो फर्स्ट लिंक आती है इस पर क्लिक करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद मुझे रूट अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं उसको लॉगिन कर सकता हूँ अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। और देन मुझे नॉर्मली OTP आता है, उसको वेरीफाई करूँगा और मैं ज्वाइन कर सकता हूँ इसको। ओके। अब जैसे ही मेरा AWS अकाउंट OS ओपन हो जाता है तो मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको सर्वर लॉन्च करना सिखाया तो वही चीज़ें मैं आज भी सिखाता हूँ ना। जो मेरे अकाउंट जैसे ही मैं इसको लॉगिन कर लूँगा तो कुछ इस टाइप से दिखेगा मुझे। आप देखो यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे जनरली अभी ये जो AWS अकाउंट चलता है उसमें $200 हमको फ्री टियर में मिलते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। $200 इन्होंने देखो इनका जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है अभी 11.05 USD डॉलर बचा हुआ। आई थिंक इन्होंने कोई सर्विसेज यूज़ करी होगी, बंद नहीं करी होगी। तो देखो हम लोगों को सारी सर्विसेज फ्री में सीखनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी सर्विसेज हम लोग यूज़ करेंगे उसको वापस से डिलीट कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम सर्वर वगैरह हम लोग डिलीट और टर्मिनेट करते हैं। और जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था यहाँ पे कि अलग अलग रीजन्स होते हैं, जिस डेटा सेंटर में जिस एरिया में मुझे अपना सर्वर क्रिएट करना है मैं कर सकता हूँ, है ना। अभी मैं सिडनी में हूँ, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ सिडनी में कोई मशीन चालू तो नहीं है। तो यहाँ पे चेक करता हूँ मशीन मतलब सर्वर, और यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा मैं। और यहाँ पे कोई सर्वर चालू नहीं है, देखो ये नो इंस्टेंस लिखा आ रहा है। मैं अपना रीजन चेंज करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। मुंबई में चलते हैं हम लोग, हमारे एशिया पैसिफिक मुंबई में। यहाँ पे देखते कोई सर्वर चल रहा है कि मेरा नहीं है। फाइन। दूसरा मैं यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया पे चलता हूँ, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चल के देखेंगे कोई सर्वर तो नहीं चल रहा मेरा, नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्विकली, लास्ट टाइम मैंने जैसे वर्चुअल सर्वर लॉन्च किया था विंडोज़ का, वो एक और बार लॉन्च करके दिखाता हूँ सिंपल। फिर हम लोग लिनक्स का लॉन्च करेंगे और भी डिफरेंट चीज़ें आज सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, राइट साइड में दिख रहा है। और यहाँ पे देखोगे आप, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे सर्वर का नाम अगेन ये आ गया। सर्वर का नाम कुछ भी दे सकते हैं मैं, मुझे, है ना। तो मैं जनरली माय फर्स्ट सर्वर है, तो इसको मैं सर्वर या डेमो सर्वर जो भी नाम देना आप दे सकते हो। और ये विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लूँगा। देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, यहाँ देखो फ्री टियर एलिजिबल लिखा है ना। तो ये जब हम लोग नए अकाउंट बनाते हैं तो इसमें क्लियरली लिखा होता है फ्री टियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा T3 माइक्रो ये फ्री टियर में दिख रहा है, यहाँ पे देखो फ्री टियर एलिजिबल। अच्छा मैं लिनक्स का चूज़ करता हूँ, देखो यहाँ पे लिनक्स चूज़ करता हूँ, क्लिक करता हूँ, थोड़ा टाइम लेता है ये अपडेट होने में। देखो लिनक्स, आप देखोगे लिनक्स का ये भी फ्री टियर में है ना। और यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग फ्री टियर में ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो कई सारे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ये सारे फ्री टियर वाले हैं, मतलब इसके हमें पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में हम लोग सीख सकते हैं इसको। अच्छा एक और चीज़ है, फ्री टियर में सिर्फ एक ही इंस्टेंस टाइप होगा। देखो चेक करते हैं कौन कौन सा है। देखो T3 माइक्रो है और T3 स्मॉल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्री टियर में ये भी आ गए। देखो ये 2 CPU वाला भी फ्री टियर में है और ये भी है। ठीक है, बाकी फ्री टियर में नहीं है, आप देखोगे बाकी कोई भी फ्री टियर में नहीं है। नहीं। अच्छा अब आते हैं हम लोग वापस से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करता हूँ मैं, है ना। तो कई किसी कंपनी में काम करोगे तो हो सकता है वो लोग वर्चुअल कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे, तो हम उस केस में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे और मैं दिखाऊंगा हम लोग उससे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा, ये फ्री फ्री टीयर में ये वाला इंस्टेंस है मेरा। 2 CPU 1 GB रैम। फिर मैं की पेयर यहाँ पे बना लेता हूँ, तो कुछ भी नाम दे देता हूँ, डेमो की करके नाम दे देता हूँ इसको। सारे ऑप्शन एज इट इज़ रहने देंगे, RSA.pm। क्रिएट पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने बताया था, जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ डाउनलोड भी हो जाएगा और ये सिलेक्ट भी हो जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, ये देखो कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है इसका, लॉन्च विजार्ड 1। ओके। और इसमें देखो ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट है, अलाउ RDP ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। ओके। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, 30 GB रैम, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो हम लोग देखेंगे RDP,
और नीचे आएंगे, ये 30 GB रैम है। एडवांस डिटेल में हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम लोग लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा आप देखोगे क्विकली मेरे लिए एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग जैसे ही लॉन्च हो जाता है हम लोग देख सकते हैं, इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, ये देखो मेरा सर्वर चालू हो गया। स्टेटस इनिशियलाइजिंग, मैं इस पे चेकबॉक्स पे इनेबल करूँगा तो यहाँ पे आईपी एड्रेस भी देख पाऊंगा, पब्लिक आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब मुझे इस सर्वर से कनेक्ट करना है तो मुझे आईडी पासवर्ड चाहिए होंगे। और आईडी पासवर्ड यदि मैं यहाँ पे इस फाइल को ओपन करता हूँ, है ना, इसको दिखाता हूँ ओपन करके। इस फाइल को हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन करते हैं ना, देखो भाई ये हाईली इनक्रिप्टेड है। इसको देख के पहचान पा रहे हैं कि क्या पासवर्ड है हमारा? नहीं पहचान पा रहे। तो ये हाईली इनक्रिप्टेड है, इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? वापस चलते हैं यहाँ पे चेकबॉक्स इनेबल करेंगे, देखो वापस से चेकबॉक्स इनेबल करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, फिर सिक्योरिटी पे जाएंगे और गेट विंडोज़ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके ओके लेट मी डू वन मोर टाइम। सी एक्शन पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, गेट विंडोज़ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड नॉट अवेलेबल क्यों दिखा रहा है? डिक्रिप्ट करना है ना हमें तो। ओके ये बोल रहा है कि कम से कम 4 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, जो सर्वर चालू होता है, मशीन चालू होता है उसके। ओके ठीक है, 4 मिनट में हम लोग दूसरी चीज़ें देख लेंगे। तो इसको वेट एक्टिव प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुआ, कैसे चेक करेंगे प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुआ? देखो ये स्टेटस चेक अभी इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना। अब ये तो हो गया मेरा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ पे इसको राइट पे ले जाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, देखो लॉन्च विजार्ड वन सिक्योरिटी ग्रुप है, डेमो की है, और ये देखो प्लेटफॉर्म में लिखा हुआ है विंडोज़, है ना। और दूसरी चीज़ ये किस रीजन पे लॉन्च हुआ चेक करेंगे हम लोग, तो ये यूएस ईस्ट के 1E पे लॉन्च हुआ है, फाइन। और बाकी सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं, इंस्टेंस टाइप T3 माइक्रो है। चेक बॉक्स इनेबल करूँगा इसका तो और भी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि बाबा, जैसे यहाँ पे ये पब्लिक आईपी हो गई, ये प्राइवेट आईपी हो गई। फिर हम लोग नीचे चलते हैं और भी सारी चीज़ें देखते हैं। एक एएमआई होती है, एएमआई हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अमेजन मशीन इमेज बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो और भी सर्विसेज हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सिक्योरिटी पे चलते हैं, यहाँ सिक्योरिटी पे आप देखोगे ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसका हम लोग अभी अटैच किए हुए हैं। सिक्योरिटी ग्रुप पे ओपन करके दिखाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। तो सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब होता है जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड। जैसे हमारे घर में बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसका काम होता है कि किसको आने देना है किसको नहीं आने देना, वो काम यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इनबाउंड रूल लिखा हुआ है, एडिट इनबाउंड रूल पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं दिखाने के लिए। आप देखोगे RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, यहाँ पे एक्सेस दिए हुए हैं हमने इनबाउंड रूल, मतलब जो है पोर्ट नंबर 3389 से कस्टम में एनीवेयर, एनीवेयर IPv4 मतलब इसका ये मतलब होता है 0/0 एनीवेयर। कोई भी IPv4 से कोई भी IPv4 का कोई भी लैपटॉप हो, वो इस मशीन से जो मैंने ये मशीन लॉन्च करी उससे कनेक्ट कर सकता है ना। यदि मैं सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, सेलेक्ट कर दूँ माई आईपी, तो क्लोज करता हूँ, तो ये मेरे लैपटॉप की आईपी एड्रेस होगी। तो इसका मतलब है मेरे लैपटॉप के अलावा इस सर्वर से कोई दूसरा लैपटॉप आपका हो, किसी स्टूडेंट का, वो कनेक्ट करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ डिसाइड बता दिया कि बाबा सिर्फ मेरा आईपी एड्रेस ही एक्सेस करना चाहिए, RDP दूसरा नहीं कर पाएगा। मैं क्या करता हूँ, एनीवेयर IPv4 कर देता हूँ ताकि कोई भी कर पाए इसको, है ना। सेव रूल पे करेंगे तो सेव हो जाएगा। अभी ये हमने कोई चेंजेस नहीं किए इसलिए इस पर नहीं हुआ, है ना। यदि मैं इसको ऐसे कर देता माई आईपी और सेव रूल करता, ये सेव हो जाता। देखो अपडेट होने लगा, ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से इनबाउंड रूल पे जाता हूँ, वापस से उसको एज इट इज़ कर देता हूँ, एडिट इनबाउंड रूल। अच्छा कई बार क्या होता है, कई बार आईपी एड्रेस जो होता है माई आईपी प्रॉपर नहीं ले पाता, उस कारण से भी दिक्कत आती है। तो हम लोग जनरली कंपनियां क्या करती, जो कंपनीज के लैपटॉप्स होते हैं वीपीसी के थ्रू कनेक्शंस देती है वो IPv4 का। वीपीसी क्या होती है आगे अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखते ही ये मेरा लगभग 5 मिनट हो गए हैं शायद इसके।
चेक करते हैं इसका ना, स्टेटस चेक में देखो ये पास्ड हो गया 3/3। ठीक है, अब फिर से एक्शन पे चलता हूँ मैं, सिक्योरिटी पे चलता हूँ मैं, और गेट विंडोज़ पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ अगेन। देखते हैं, हाँ ये आ गया। अभी पूछ रहा है अपलोड प्राइवेट की, मतलब जो मैंने फाइल की पेयर बनाई थी ना, उसको अपलोड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे जाऊँगा, आपको याद होगा मैंने इस नाम से बनाई थी, डेमो की। इसको मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। ये देखो ये दिख रहा है पूरा, पूरा ये इनक्रिप्टेड है। इसको डिक्रिप्ट करता हूँ मैं, देखो डिक्रिप्ट लिखा है यहाँ पे। डिक्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, देखो ये डिटेल्स आ गई, ये यूज़र नेम आ गया, ये पासवर्ड आ गया। मैं क्या करता हूँ, ये दोनों चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी कनेक्शंस के लिए। इसको डिक्रिप्ट करके ये यूज़र नेम पासवर्ड बन गया। दूसरी एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, मशीन की आईपी, पब्लिक आईपी। मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करता हूँ ना, ओके पे क्लिक करता हूँ, और आईपी, पब्लिक आईपी ये दिख रही है। पब्लिक आईपी को कॉपी कर लूँगा। कैसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि साथ में नाम भी कॉपी हो जाए, और इसको नोटपैड प्लस प्लस में मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये रहा मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस सर्वर को, ये कहाँ लॉन्च है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यूएस ईस्ट 1A में। मतलब ये सर्वर कहाँ, किस डेटा सेंटर पे बना है, यूएस वाले में। अब मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है, तो कैसे करते हैं, तो हमारे लैपटॉप में एक होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, है ना। रिमोट डेस्कटॉप का नाम ही रिमोट है, कि हम दूर के कंप्यूटर को यहाँ बैठे बैठे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा, ये देखो शो मोर पे करता हूँ, ये देखो कंप्यूटर की आईपी मांग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो यूएस में जो कंप्यूटर बनाया है मैंने, उसकी आईपी ये हो गई है ना। तो यूएस में जो वर्चुअल सर्वर बनाया है उसकी आईपी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ये। फिर यूज़र नेम पूछ रहा है, यूज़र नेम मैंने कॉपी किया था अभी, ये था यूज़र नेम मेरा। यूज़र नेम कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, अगेन यूज़र नेम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, और कुछ आ रहा है क्या, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये पासवर्ड मांगना चाहिए, है ना। पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे, इसको डॉट हटा दे रहा हूँ मैं ना, बिना डॉट के करते हैं अभी, बिना डॉट के ट्राई करते हैं, और ओके पे क्लिक करेंगे, है ना। देखते हैं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, नहीं लिया है ना। डॉट के साथ करते हैं, आई थिंक डॉट भी पासवर्ड का पार्ट होगा। तो और ओके पे क्लिक कर देंगे, ये देखो हो गया। और ये परमिशंस मांग रहा है कुछ कुछ, तो इसको यस कर दूंगा मैं, और आप देखोगे मेरा वर्चुअल सर्वर से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखो ओपन हो रहा है, ब्लैक विंडो आ गई। हाँ, अकाउंट तो सभी को बनाना रहेगा। तो मैं अकाउंट कैसे बनाते हैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो देख के आप बना लेना। एक बार अकाउंट बन जाएगा, जैसे हम लोग फेसबुक चलाने के लिए अकाउंट बनाते हैं ना, हर किसी के लिए, तो इसमें भी एक अकाउंट बनाना पड़ता है AWS का। अभी ये ब्लैक विंडो दिख रही है, थोड़ी देर में वर्चुअल सर्वर दिखना चालू कर हो जाएगा मेरा। तो वेट करते थोड़ा इसको कंप्लीट होने। ये देखो, देखो ये दिख रहा है। देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज के 3 ब्राउज़र दिख रहे हैं मुझे, है ना। और ये रिसाइकल बिन भी दिख रहा है ना। थोड़ी देर में रिफ्रेश करेंगे, थोड़ी देर में यहाँ पे इधर डिटेल्स भी आ जाएगी मुझे वर्चुअल कंप्यूटर की, है ना। हाँ हाँ। अच्छा, एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, टाइम देखो, ये यूएस का टाइम, यूएस नॉर्थ वर्जीनिया, अभी वहाँ पे कितने बज रहे हैं देखो, 9:21 AM हो रहा है, देखो राइट हैंड साइड में ये दिख रहा है ना। तो ये मेरा इंडिया का टाइम होता, जैसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ इसको, देखो मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ इसको, मेरे लैपटॉप का टाइम दिखाता हूँ। देखो मेरा लैपटॉप है, क्या टाइम दिखा रहा है, लग हाँ 2:51, है ना। और वर्चुअल सर्वर पे वापस से इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, है ना, ये देखो, देखो। और यहाँ पे आप ऊपर देखोगे आईपी एड्रेस सीधी दिख रही होगी आपको। तो ये 39 के आईपी एड्रेस है बेसिकली, है ना। और राइट हैंड साइड में थोड़ी देर में यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, इंस्टेंस टाइप वगैरह मशीन के। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अब जैसे मुझे यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो माइक्रोसॉफ्ट एज पे ब्राउज़र खोलता हूँ यहाँ पे, है ना। और
अभी ब्राउज़र है, मैं कुछ भी सर्च करना चाहूँ इस ब्राउज़र पे, प्रॉपर ओपन हो जाए। देखो ये स्टार्ट विदाउट यूजिंग डेटा, कुछ कुछ परमिशंस मांग रहा है, कंफर्म एंड कंटिन्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम चला रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। कंफर्म स्टार्ट ब्राउजिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये कुछ कुछ ओपन हो रहा है। यहाँ पे गूगल सर्च करते हैं सबसे पहले तो हम लोग। www.google.com करेंगे हम लोग, इसको ओपन करते हैं। तो ये मेरा गूगल इंजन आ गया ना। मैं कुछ भी टाइप करना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं। ये देखो, ठीक है। अब ये मैंने बेसिकली यहाँ पे टाइप किया, ये डिटेल्स आ गई। ये इंस्टीट्यूट वगैरह की डिटेल्स देखनी मुझे, तो यहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके अपने इंस्टीट्यूट की डिटेल्स देखना, तो मैं देख सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स। अब जैसे मैं सपोज़ करो कोई इमेज, इस पे राइट क्लिक करता हूँ और इस इमेज को मैं सेव करता हूँ, देखना ना। सेव इमेज पे क्लिक करूँगा मैं, सेव होती है कि नहीं ट्राई करते हैं। हाँ, ये सेव हो रही। ये बेसिकली डाउनलोड वाले फ़ोल्डर पे जा रही है ना, सेव कर देता हूँ। ओके, अब आप देखोगे, मिनिमाइज़ करता हूँ। ओके, ये देखो मेरी डिटेल्स आ गई मशीन की। तो ये इमेज जो मैंने अभी इंस्टॉल करी है, तो वो मेरी इंस्टॉल कहाँ होनी चाहिए? मेरी वर्चुअल मशीन में, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके देखते हैं हम लोग। ये देखो, यहाँ पे डाउनलोड पे एक ही इमेज दिख रही, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, मेरा लैपटॉप नहीं है। ये यूएस में बनाया हुआ कंप्यूटर है, और ये जो इमेज मैंने सेव करी है या डाउनलोड करी है, वो यहाँ मेरे लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हुई है। वो मेरे, हाँ, ये मेरे यूएस वाले लैपटॉप में डाउनलोड, है ना। यहाँ से मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा तो ये सारी यूएस में होगी। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी डाउनलोड करूँगा, ये मेरे लैपटॉप में नहीं होगी। सपोज़ करो मैं अपने लैपटॉप को फॉर्मेट भी कर दूँगा, तो भी ये जो इमेज है, ये क्योंकि वर्चुअल कंप्यूटर पे है, तो जब भी मैं वर्चुअल कंप्यूटर को अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करूँगा इसको, या किसी से भी कनेक्ट करूँगा वर्चुअल कंप्यूटर को, तो ये इमेज मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये डाउनलोड कहाँ है? यूएस वाले डेटा सेंटर पे। जब तक मैं उसको यहाँ से जाके डिलीट नहीं करूँगा मैं खुद से, तब तक ये डिलीट नहीं होगी, है ना। क्योंकि देखो मेरे लैप ये देखो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर, एक सेकंड, ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, को दिखाता हूँ मैं। ये दिख रहा है डाउनलोड में एक ही फाइल दिख रही। अब मेरे लैपटॉप का दिखाता हूँ मैं ना, मिनिमाइज़ करते हैं। ये मेरा लैपटॉप है, देखो इसके डाउनलोड पे चलते हैं हम लोग। देखो डाउनलोड पे, देखो कितनी सारी फाइलें दिख रही। तो ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। अब मेरा पर्सनल लैपटॉप यदि फॉर्मेट करूँगा तो ये सारी जो फाइलें हैं मेरे लैपटॉप में, ये सब डिलीट हो जाएगी, सारे ऐप डिलीट हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या होता है, ये वर्चुअल कंप्यूटर में, इस वर्चुअल कंप्यूटर से कई लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 10 लोग 20 लोग एट अ टाइम पे इस सर्वर को चला सकते हैं। तो रियल टाइम में कई सारे लोग वर्चुअल कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। तो इस टाइप से कंपनियों में काम होता है। अब क्या करता हूँ इसको, हाँ हाँ, कंपनी में काम होता है तो मोस्टली वर्चुअली होता है। अब जैसे क्या होता है, मैं यहाँ पे बैठ के अपने लैपटॉप से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम तो यूएसए का करूँगा या किसी और कंट्री का। तो कंपनियाँ क्या करती, वर्चुअल कंप्यूटर का कनेक्शन हमें दे देती। मैं भी काम करता हूँ ना, तो मुझे भी क्या करना पड़ता है, ऐसे वर्चुअल कंप्यूटर ओपन करता हूँ मैं, और उसमें मेरे एडब्ल्यूएस के अकाउंट जो जो ऐप इंस्टॉल करने, मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, फिर उसके बाद यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे वीएस कोड चलाना है, यहाँ पे वीएस कोड मुझे यहाँ से जाके जैसे डाउनलोड करते हैं ना हम लोग हमारे लैपटॉप में, वीएस कोड डाउनलोड करके, वैसे ही मुझे वापस से यहाँ पे सारी चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बस। हाँ, नहीं, एक बार इंस्टॉल कर लिए तो फिर ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे हमारे लैपटॉप में कोई चीज़ हमने इंस्टॉल कर ली है, जब तक हम उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो हटती नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक बार आपने कोई ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया तो वो हमेशा रहेगा, जब तक कोई डिलीट नहीं करेगा उसको, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। अभी कि हम लोग प्रैक्टिस पर्पज से ये सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं,
जो मशीन बनाते हैं उसको डिलीट ही कर देते हैं, मतलब जो कंप्यूटर बनाए एक प्रकार से मैंने उड़ा दिया। देखो डिलीट कैसे करते, जैसे इसको क्लोज करता हूँ मैं वापस से, देखो ये दिख रहा है, एक क्लोज बटन पे क्लिक करता हूँ, रिमोट विल बी डिस्कनेक्टेड पूछ रहा है, डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी ये डिस्कनेक्ट हुआ है, बंद नहीं हुआ है। जब तक मैं इसको वापस से कनेक्ट करना चाहूँ तो सेम मुझे यही करना पड़ेगा। आप वापस से जाऊँगा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस पे जाऊँगा, है ना, और कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। ओके, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालूंगा ये वाला कॉपी करके, और आप देखोगे तो जब किसी कंपनी में काम करते हैं ना तो उनका जो इंस्टेंस है सर्वर वो डिलीट नहीं करते कंपनियां, वो हमेशा चल रहा होता है। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं उस चीज़ों को, क्योंकि हमारी खुद की तो कंपनी नहीं, तो हम बनाते हैं और डिलीट कर देते हैं, बस ये अंतर होता है। तो देखो वापस से मैं कनेक्ट कर लिया ना, वापस से, और मैंने जो इमेज डाउनलोड करी थी अभी वापस दिख जाएगी, क्योंकि मैंने उसको डिलीट नहीं करी थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते, ये देखो ये इमेज वापस दिख गई ना मुझे। तो ये जब तक मैं डिलीट नहीं करूँगा यहाँ पे जाके तब तक ये डिलीट नहीं होगी, हमेशा मुझे दिख जाएगी। मैं क्या करता हूँ, अब इस सर्वर को मैं बंद कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। यहाँ पे गया, इसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और अब यहाँ से मैं मशीन को बंद कर सकता हूँ, टर्मिनेट कर सकता हूँ। ये, हाँ, हाँ तभी, बिल्कुल। लेकिन देखो हम लोग यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन जब कंपनी के जो सर्वर होते हैं ना वो कोई डिलीट नहीं कर सकता, मतलब वो रियल टाइम चल रहे होते हैं, है ना। और हमारे पास परमिशन भी नहीं होती डिलीट करने की। अब वो परमिशन कैसे डिसाइड होती है मैं आगे बताऊंगा, आईएम वगैरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ और टर्मिनेट कर देता हूँ उसको। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो मेरा एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था, अब मैं लिनक्स का लॉन्च करता हूँ, है ना। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा मैं। ओके, और यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं मैं, तो मैं लिनक्स ओएस, कोई कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, माई फर्स्ट सर्वर वगैरह कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सारी चीज़ें माई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और की पेयर में देखो, देखो की पेयर है, तो मैं जो पुरानी की बनाई थी वही यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ना, हर बार नई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पुरानी की का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब हर बार ये क्या करता है, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाता है ना। पहले आप हमने देखे थे लॉन्च विजार्ड 1 करके बनाए थे, अब इसको देखना है तो कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट टैप करता हूँ, और डुप्लीकेट टैप करेंगे हम लोग, और ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे लेफ्ट में, और नीचे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप लिखा हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करूँगा मैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लॉन्च विजार्ड 1, ये हमने लास्ट टाइम बनाए थे। ओके, ये वाला, इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे जाके डिलीट कर सकते हैं, एक्शन पे जाके डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप। और अभी ये किसी सर्वर से एसोसिएट दिखा रहा है ना, तो मतलब मैं जो सर्वर टर्मिनेट कर रहा था वो अभी प्रॉपर हुआ नहीं है टर्मिनेट। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इंस्टेंस पे गया, ये जो सर्वर आप टर्मिनेट हुआ है ना, तो थोड़ा टाइम लेता है ये रिफ्रेश होने में। इसको फिर से क्लिक करता हूँ, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप पे जाता हूँ। हाँ, अब डिलीट का ऑप्शन आने लगा है ना, क्योंकि क्या होता है जब तक ये मशीन टर्मिनेट नहीं होती प्रॉपर 100%, उसमें अटैच सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट नहीं होता है। ओके, अब डिलीट करूँगा ये हो जाएगा। देखो, ये रिफ्रेश करके देखूंगा, ये डिफ़ॉल्ट, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट वाला पहले से रहता है ना। ये जब AWS अकाउंट बनाते हैं तो एक बना बनाया सिक्योरिटी ग्रुप आता है। ठीक है, तो मैं इसको चाहूँगा डिलीट करने का, तो डिलीट, हाँ डिलीट नहीं हो रहा है, ये देखो ये डिफ़ॉल्ट वाला रहता है, हम डिलीट नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग वापस से, मैं लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहा था तो इसमें नाम दिया मैंने, यहाँ पे लिनक्स चूज़ किया, और जो बाकी चीज़ें एज इट इज़, है ना, ये देखो इस नाम से बना रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो एग्जिस्टिंग वाला यूज़ करना हो तो डिफ़ॉल्ट वाले यूज़ कर सकता हूँ, पुराना वाला सिक्योरिटी ग्रुप। अदरवाइज़ नया बनाना तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नया बना देगा मुझे। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट जो रोम है मेमोरी,
8 GB है, हम चाहें तो 10 लेना तो 10 ले सकते हैं। और इसको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा मैं, तो मैं आराम से इसको क्रिएट कर पाऊँगा। ये देखो, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये मेरा सर्वर लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये रनिंग पे आ गई मेरी मशीन ऊपर वाली। देखो, अच्छा ये अभी ये मशीन ये दिख रही है सेकंड, है ना? थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली हट जाएगी। हाँ हाँ। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। नहीं, देखो हमारा लैपटॉप भी एक सर्वर है ना? तो हम हमारी मशीन को से दूसरी मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो ये अभी तो हमने कनेक्शन ही किए थे ना। सर्वर, एक सर्वर से दूसरा कनेक्शन सर्वर का अलग होगा, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। अब जैसे ये एक और सर्वर मैंने इसी AWS अकाउंट में एक और सर्वर बना लिया, पुराना वाला डिलीट कर दिया। अब इसकी अलग आईपी होगी, इसका पब्लिक आईपी अलग है, प्राइवेट आईपी अलग है। ओके। अब ये सर्वर मैंने बना लिए लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको चेक करना है मैं मुझे, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा मैं। और यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट पे लिखा है, यूज़र नेम सब कुछ रहने देंगे और ये कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, है ना? तो हम लोग देखेंगे एक ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी, है ना? ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये देखो ये कनेक्ट हो गई। अब मुझे देखना है कि इसमें AWS हाइफन हाइफन वर्जन, मैं चेक करता हूँ कि इसमें AWS का कौन सा वर्जन है। ये देखो, इसमें ये बोल रहा है कि CLI का वर्जन डाउनलोड है इसमें, कमांड लाइन इंटरफेस पाइथन का इसमें जो है इस वाली मशीन में लिनक्स में ऑलरेडी इनबिल्ट है इसमें। पाइथन का जो है 3.9 वाला वर्जन ऑलरेडी है इस पे। लिनक्स का ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, ये वाला। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आ गई। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हमें दिख रही है यहाँ पे, है ना? और ये सर्वर मेरा चालू है। फाइन। ठीक है, रिलोड करके देखूंगा तो वापस से कनेक्ट हो जाएगा। देखेंगे हम लोग वापस से स्टेब्लिशिंग कनेक्शंस पे। देखो, अब मैं दिखाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप का क्या काम है यहाँ पे ना। सिक्योरिटी ग्रुप पे चलते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, रिलोड करते हैं पेज को। हाँ, ये दोनों सिक्योरिटी ग्रुप आ गए। देखो, लॉन्च विजार्ड 2 लिखा हुआ है। अब इस पे क्लिक करता हूँ, देखो, है ना? तो बेसिकली वापस से इस पे क्लिक करूँगा मैं, इनबाउंड रूल पे, है ना? तो ये दिख रहा है एडिट इनबाउंड रूल, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। और आप देखेंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, इसको SSH का एक्सेस दिया है इनबाउंड रूल में। SSH मतलब सिक्योर सेल होता है। सिक्योर सेल का मतलब जो मैं ब्राउजर बेस्ड कनेक्शन कर रहा हूँ ना। देखो, ये मशीन कहाँ लॉन्च है, ये US में क्रिएट किया मैंने, लेकिन मैं इसको AWS के जो AWS की वेबसाइट से इसको चला पा रहा हूँ मैं, है ना? और मुझे कुछ भी इंस्टॉल करना है, जैसे मुझे इसमें पाइथन इंस्टॉल करना है या जुपिटर, जैसे जुपिटर इंस्टॉल करना है, तो मैं पिप इंस्टॉल और जुपिटर करूँगा, तो ये जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना चालू कर देगा। पिप नहीं है यहाँ पे। ओके, इसमें बेस में पाइथन टाइप करता हूँ मैं, पाइथन हाइफन हाइफन वी। पाइथन कमांड नॉट फाउंड, ये क्यों दिखा रहा है? ओके, और क्या टाइप कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? लिनक्स की कमांड, चलो लिनक्स की कमांड देखते हैं हम लोग। चैट जीपीटी करता हूँ मैं, लिनक्स कमांड को इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक इन
AWS EC2। क्या हो गया? तो चैट जीपीटी सजेस्ट करेगा हमें, कोई कमांड होगी तो चला के देखते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर इसमें हमें पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर पिप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसको कर पाएंगे। तो एक एक लाइन चला के देखते हैं हम लोग। अच्छा, यदि ये कमांड काम नहीं करती तो हम दूसरा ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसको ट्राई करते हैं हम लोग पहले। कॉपी करते एक एक लाइन चला के देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये देखो, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, रन करके देखते हैं चलती है कि नहीं, देखते हैं। sudo em अपडेट, ये देखो, ये डाउनलोडिंग चालू हो गई, ये कंप्लीट हो गई sudo, है ना, ये देखो, ये रिजॉल्व कंप्लीटेड आ गई। अब अगली लाइन कॉपी करता हूँ मैं, पाइथन का वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये वर्जन कहाँ इंस्टॉल हो रहा है मेरा? लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये देखो, ये पाइथन का पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, पाइथन 3। अब मैं अगली कमांड चलाता हूँ, अपग्रेड करता हूँ पिप को। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, नेटवर्क इशू के कारण होगी। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा पिप का पैकेज भी अपग्रेड हो गया है ना। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी तो मैं रिकॉर्डिंग्स में देख लेना आप। और ये मैं अब जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ट्राई करते हैं और एंटर करता हूँ मैं। ये देखो, जुपिटर नोटबुक डाउनलोड हो रही है। तो कहने का मतलब, मैं यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये मेरे लोकल कंप्यूटर पे नहीं होगी, ये मेरे जिस रीजन पे, यूएस रीजन पे जो सर्वर लॉन्च किया मैंने, यहाँ पे इस रीजन पे, इस सर्वर पे मेरी नोटबुक चलेगी, है ना। तो हो सकता है अब एक बार मैंने इसको इंस्टॉल कर दी तो बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, और भी जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे वो डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाएंगे। उनको वापस से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग इसी सर्वर से कनेक्ट होंगे। तो ये बेसिक कमांड होती है। अब ये सारी कमांड हमें याद नहीं रखनी। आजकल देखो, हर चीज़ें चैट जीपीटी या गूगल पे अवेलेबल होती है, हमें सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए उसका, है ना। ये कमांड यदि याद, 4-5 लाइन याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं। अब ये तो ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, मैं डुप्लीकेट टैप करता हूँ इसको। ये मशीन वापस से कनेक्ट हो जाएगी, देखेंगे आप। ये देखो, अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे पाइथन का वर्जन, है ना, पाइथन की स्पेलिंग, पाइथन -वी, के पाइथन हाइफन वर्जन, इसी से पूछते हैं। हाउ चेक पाइथन वर्जन हेयर, चेक की स्पेलिंग। चैट जीपीटी को हम बताएंगे, वो धीरे धीरे हमें गाइड करेगा कि ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो, ये कमांड दे रहा है, ये वाली ट्राई करते हैं, पाइथन 3 वाली, है ना। वो कॉपी पेस्ट करते हैं इस वाले पे, पेस्ट करता हूँ मैं। और ठीक है, ये देखो वर्जन आ गया 3.9, है ना। ये पाइथन 3 करके सर्च करना था हमें, पाइथन 3 हाइफन हाइफन वर्जन, इसने वर्जन बता दिया। तो इस टाइप से हम लोग ये चेक कर सकते हैं। दूसरा, अब देखो मैं रिलोड करता हूँ, इस मशीन से अभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना, ये वर्चुअल मशीन से। अब मैं अब कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इसके थ्रू, क्योंकि एसएसएच वाली जो पोर्ट है, ये एनीवेयर IPv4 पे ओपन है ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, देखते हैं ना। अभी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया होगा ना। हाँ, ये कंप्लीट हो गया, देखो यहाँ पर आके रुक गया ना कर्सर, तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया।
अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड रूल को डिलीट कर देता हूँ और सेव रूल करता हूँ, है ना। इनबाउंड रूल मतलब सिक्योरिटी गार्ड को पहले मैंने बताया था कि एसएसएच से, सिक्योर सेल से कोई भी ट्रैफिक आएगा तो उसको एक्सेस दे देना। मतलब जो यूएस में मशीन मेरी चल रही थी, उसको मैंने एक्सेस दिया था, सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया था कि भाई उसको एक्सेस दे देना। अभी मैंने सिक्योरिटी गार्ड से वो एक्सेस हटा दिया। अब सिक्योरिटी गार्ड किसी को भी, देखो यहाँ पे कोई किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, यहाँ पे इनबाउंड रूल में कोई भी नहीं है, तो सिक्योरिटी गार्ड किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। मैं यदि रिलोड करूंगा, देखो वापस से मैं इस मशीन से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। चेक करते हैं हम लोग। ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो फेल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि बाबा मेरी मशीन रखी यूएस में और मैंने मना कर दिया सिक्योरिटी मेरे गार्ड को कि किसी को भी एक्सेस नहीं देना, उसको हटा दिया, तो ये एक्सेस नहीं दे पा रहा, है ना। अच्छा, मैं चाहूँ एक्सेस देना है, मैं वापस जाऊँगा, एडिट इनबाउंड रूल पे करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐड रूल पे करेंगे हम लोग, और यहाँ पे एसएसएच, ये दिख रहा है एसएसएच, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, IPv4। मतलब यहाँ पे देखो कौन सी पोर्ट ओपन है, पोर्ट नंबर 22 इसको ओपन किया हमने, और यहाँ पे माई आईपी पे कर देता हूँ। माई आईपी पे मतलब सिर्फ मेरा लैपटॉप ही इस से कनेक्ट हो पाएगा, बाकी किसी स्टूडेंट का नहीं हो पाएगा। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता तो कोई भी स्टूडेंट इस मशीन को कनेक्ट कर सकता था ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माई आईपी से ट्राई करके देखता हूँ इस बार, है ना। सेव रूल कर देता हूँ, चेक करते हैं कि मैं अपनी आईपी से कनेक्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो इसको वापस से रिलोड करते हैं हम लोग, देखते हैं। यदि इसने मेरी आईपी प्रॉपर एक्सेप्ट करी होगी, ये देखो मेरी, कई बार क्या होता है ये, हम लोग माई आईपी करते हैं ना, ये प्रॉपर आईपी फैच नहीं कर पाता। हाँ, एक और बार रिलोड करके देख लेता हूँ मैं इसको, कनेक्ट होता है या नहीं होता। कई बार सिक्योरिटी देखो नहीं हो रहा है ना। अब मैं वापस जाता हूँ, ये प्रॉपर आईपी नहीं ले रहा है, एडिट इनबाउंड रूल पे क्लिक करता हूँ और इसको एनीवेयर कर देता हूँ, एनीवेयर IPv4। मतलब कोई भी लैपटॉप से कनेक्ट हो सकता है ना। क्योंकि सभी जितने भी लैपटॉप है अभी ऑल इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में IPv4 एड्रेस ही चल रहा है, IPv6 अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इसको टाइम लगेगा ना। तो अभी सारी डिवाइसेस IPv4 ही यूज़ करती है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब इसको मैंने देखो अपडेट कर दिया यहाँ पे IPv4। अब इस मशीन को वापस से लोड रिलोड करके देखता हूँ। ये देखो मशीन कनेक्ट हो गई ना प्रॉपर फिर से। अब मैं आपको याद होगा मैंने इस पे एक एक जुपिटर डाउनलोड किया था ना, इसका वर्जन चेक करेंगे अभी इंस्टॉल है कि नहीं। हाउ टू चेक जुपिटर वर्जन। देखो ये टाइप कर रहे हैं हम लोग जुपिटर वर्जन करके, ये वाली कमांड कॉपी करता हूँ मैं और इस मशीन पे वापस जाता हूँ, ये राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखो ये बता दिया मेरे, ये वर्जन, इस जो जो इसमें पैकेज डाउनलोड हुए थे ना, जुपिटर क्लाउड का ये वाला वर्जन है ना, जुपिटर लैब का ये वाला वर्जन। तो ये देखो मैंने पहले इंस्टॉल किया था कुछ देर पहले, फिर मैंने सिक्योरिटी ग्रुप चेंज किया था तो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, वापस सिक्योरिटी ग्रुप को मॉडिफाई किया, तो जो वर्चुअल मशीन है मेरी यूएस में लॉन्च हुई थी उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप का काम होता है। सिक्योरिटी ग्रुप डिसाइड करता है कि किसको अंदर जाने देना है उस सर्वर पे, इस मशीन पे, ये जो मशीन है ना, इस मशीन को किसको कनेक्ट करने देना है, किसको नहीं करने देना है, वो हमारा काम करता है सिक्योरिटी ग्रुप का, है ना? और सब सारी चीज़ें, इनबाउंड का मतलब होता है उस मशीन के अंदर कौन जाना चाहता है, आउटबाउंड का मतलब होता है कि हमारा जो सर्वर है वो क्या क्या कर सकता है। तो जनरली आउटबाउंड जो होता है ना, ऑल ट्रैफिक होता है, मतलब जो मशीन है कुछ भी एक्सेस करना चाहती है तो वो कर सकती है। यहाँ पे देखो ऑल ट्रैफिक है, यदि मैं एडिट करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ऑल ट्रैफिक का मतलब होता है सब कुछ एक्सेस है, देखो ऑल प्रोटोकॉल, ऑल पोर्ट रेंज, ये देखो सब कुछ ऑल ऑल है ना ऑल ट्रैफिक में। और लेकिन हम वहाँ पे चेक किए थे, पे इनबाउंड रूल पे चलते हैं वापस बैक, इनबाउंड रूल पे दिखाता हूँ मैं।
ये इनबाउंड पे क्लिक करता हूँ और एडिट इनबाउंड रूल पे क्लिक करता हूँ। हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक डिसाइडेड है कि भाई आप सिर्फ हम पोर्ट नंबर 22 यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है। ओके, तो अब जैसे मेरी प्रैक्टिस हो गई प्रॉपर, सब कुछ सीख लिया, तो मैं इस मशीन को बंद करना चाहूँ तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एक्शन पे, हाँ सॉरी इंस्टेंट स्टेट पे जाऊँगा और टर्मिनेट और डिलीट। जैसे ही यहाँ पे टर्मिनेट डिलीट क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कई बार क्या होता है, हम लोग कई बार सर्वर चालू रखते हैं, हमें पता नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। तो हमें पता कैसे चले कि भाई सर्वर चालू है, कोई बिल जनरेट हो गया, तो कैसे पता चलेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पे चलते हैं हम लोग, देखो ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी है ना। और यहाँ पे देखो राइट पे क्लिक किया मैंने, देखो नाम लिखा ना, ये देखो एरो पे, और ये बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, देखो इस पे क्लिक करता हूँ मैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। तो सभी लोगों को यहाँ पे एक बेसिकली बजट बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैसे। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारी चीज़, देखो ये, तो मैं यहाँ पे बिल्स पे क्लिक करता हूँ है ना, देखना बिल्स पे, देखो ये किस पीरियड का बिल है। ओके, अब ये देखो जनवरी का बिल अभी इनका दिखा रहा है, देखो आ, यहाँ पे तो 00 दिखा रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ कुछ सर्विसेज यूज़ करी होगी तो कुछ बिल जनरेट हुआ है कि इनका। ओके, सिडनी, देखो इनका ये स्पेंड दिखा रहा है, सिडनी का दिखा रहा है, देखो ये सिडनी में इनका कुछ $8.95 करीब इन्होंने खर्च किया है ना, ये दिखा रहा है। ओके, हाँ वो फ्री टियर में प्रॉपर इसमें, यहाँ तो जीरो दिखा रहा है लेकिन इनका एक्सपेंडिचर हुआ है, और हम लोग यहाँ पे भी जाएंगे, देखो ये लिमिट कुछ घटी है इनकी है ना यहाँ से। ठीक है, अब ये पता कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसमें तो कुछ भी बिल नहीं दिखा रहा है इस महीने का, हो सकता है ये अपडेट होने में टाइम लगे। ठीक है, देखो बिल स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, अभी ये प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ है, हाँ तो थोड़े टाइम बाद जनरेट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, नहीं नहीं, ये हम लोग क्या करते हैं, एक AWS अकाउंट बनाते हैं फ्री का, सीखते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे ही बिल जनरेट हो गया तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर हम लोग किसी भाई भाई के अकाउंट से किसी के नाम से फिर अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, तो हम लोग एक भी रुपये पे नहीं करेंगे यहाँ पे। नहीं तो पता चले $100 जनरेट हो गया तो 6-7 हज़ार का बिल कोई कौन पे करेगा, तो हम लोग नहीं करते। इसलिए मैं बताया ना, जितनी भी सर्विसेज हम लोग क्रिएट करेंगे है ना, उसको टर्मिनेट कर दो तो बिल जनरेट ही नहीं होगा, देखो है ना। तो ये ध्यान ही रखना। अब देखो यहाँ पे ये तो ठीक है बिल वगैरह का, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये दिख रहा बजट, इस पे क्लिक करता हूँ है ना। बजट से मुझे नोटिफिकेशन आ जाते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बजट पे क्लिक करता हूँ और ये क्रिएट बजट पे क्लिक करूँगा, देखो क्रिएट बजट, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बजट बना दूंगा, जीरो स्पेंड बजट, मतलब कुछ भी खर्च हो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी ईमेल डाल दूंगा, mahore@mail.com। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने ईमेल को आप मैसेज भेज सकते हो, 10, कॉमा कर करके 10 ईमेल आईडी डाल सकता हूँ मैं यदि चाहूँ तो है ना। तो 10 लोगों को एक साथ ईमेल अलर्ट चला जाएगा है ना। तो इससे पता चलता है, और ये क्रिएट बजट कर देता हूँ। जीरो स्पेंड बजट का मतलब होता है एक भी डॉलर खर्च हुआ, एक भी रुपये खर्च हुए डॉलर में, ये तुरंत मुझे ईमेल में नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई आपके पैसे खर्च हो गए है ना, मेल आ जाएगा मुझे। ये देखो ये लिखा हुआ है, यू विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल व्हेन यू स्पेंड अबव $0.01 है ना। और ये क्रिएट बजट कर देता हूँ। तो ये तो हो गया एक बजट। दूसरा, अब जरूरी थोड़ी एक से ऊपर खर्च हो जाए फिर, देखो और भी बजट बनाना, देखो कस्टमाइज पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखो कस्टमाइज पे, और ये देखो कॉस्ट बजट, नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कट करता हूँ, क्या क्या आ रहा है ये देखो, अभी बजट नेम है ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ मंथली बजट पे, क्या माए सेकेंड बजट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा कितने डॉलर का मैं बजट बना रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ,
सेकंड जो बजट है वो $5 का बना देता हूँ। $5 खर्च हो तो मुझे ईमेल आ जाए, है ना? ठीक है, ये मंथली है, हर महीने का रहेगा ये। और नेक्स्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और ठीक है, रिसॉल्व वगैरह नेक्स्ट करता हूँ मैं। देखो $5 लिखा हुआ। नेक्स्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट। और ये देखो। कॉन्फ़िगर अलर्ट, अलर्ट में क्या है? एडिट पे क्लिक करते हैं। थ्रेशोल्ड। अच्छा, ये थ्रेशोल्ड है ना, कि भाई 80% खर्च हो जाए तो मुझे पता चल जाए, 80% भी खर्च हो तब भी मुझे पता चल जाए, तो देखो। और 80% खर्च हो तो मुझे, मतलब $5 का 80% कितना होगा? लगभग $4। तब भी मुझे मेल आ जाएगा ना। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, mail.com। ठीक है, पे देखो। और एसएनएस अलर्ट भी कर सकता हूँ, मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेजना है वो भी एसएनएस से भेज सकते हैं हम लोग, है ना? अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं सिंपल बना देता हूँ। देखो, ये मैंने अलर्ट लगा दी 80% पे। ठीक है, अब मैं कितने पे भी लगा सकता हूँ, और भी लगाना है मुझे भाई, 70% पे, 50% पे, जैसे यहाँ पे है ना। वापस से देखो, ये एक है। ठीक है। और एक और अलर्ट लगाना मुझे, तो देखो एक और अलर्ट लगा दिया। अब सपोज करिए 50% पे लगा देता हूँ, देखो 50% मतलब ये देखो $2.5 पे बता देगा मुझे। ठीक है, और अगेन ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी मुझे। तो ऐसे मैं बजट क्रिएट कर सकता हूँ ना। और नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे क्रिएट बजट कर देंगे। आप देखेंगे हम लोग, ये देखो एक और बजट बन गया मेरा, $5 का। तो ऐसे हम लोग $10 का, $100 का, जितने का बनाना चाहे बना सकते हैं। इससे क्या होगा, सपोज करो कोई सर्विस चालू हो जाए तो हमें तुरंत ईमेल आ जाएगा, हम चेक कर सकते हैं उसको कि भाई कितना हमारा पैसे खर्च हुए वगैरह। तो आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखोगे, आप लोग सबसे पहले बजट क्रिएट कर ही लेना, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बिल वगैरह जनरेट होते ही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लो, इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ।